हेलो माय फ्रेंड। आज हम आपको इस वीडियो में क्षतिपूर्ति की संविदा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी की चर्चा करेंगे, जिसका प्रोविजन स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विशिष्ट संविदा के श्रेणी में आने वाली धारा 124 में उपबंधित है। यानी जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो विशिष्ट संविदा से संबंधित पार्ट है, उसकी धारा 24 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी क्षतिपूर्ति की संविदा प्रावधानित है। आज हम इस वीडियो में आप इसी की चर्चा करने वाले हैं। इसमें मुख्यतः 4 पॉइंट हैं सरलता से समझने के लिए। एक तो इसकी मीनिंग क्या है, सामान्य अर्थ इसका क्या है, इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है, क्षतिपूर्ति की संविदा में दायित्व का आरंभ कब होता है और क्षतिपूर्तिधारी का अधिकार क्या है, जिसका उल्लेख सेक्शन 125 में किया गया है। इन 4 पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी को देखें, जिसका प्रोविजन सेक्शन 124 में है, तो सेक्शन 124 के अकॉर्डिंग वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, उसे क्षतिपूर्ति की संविदा कहा जाता है। यही बात सेक्शन 124 में कही गई है। अगर आप व्यवहारिक दृष्टिकोण में देखें तो एक व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे के आचरण से होने वाली हानि को बचाने का वचन दे दे, तो वही क्षतिपूर्ति की संविदा है। और ऐसा वचन देने वाला वो क्षतिपूर्ति दाता, और जिसके लिए वचन देता है वो क्षतिपूर्तिधारी कहलाता है। उदाहरण के रूप में आप दूसरे एग्जाम्पल के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे बी ए से संविदा करता है कि वह उसकी उस हानि या क्षति को पूरा कर देगा जो उसे सी द्वारा बी के खिलाफ मुकदमा चलाने पर 200 रुपए तक होगी। इस प्रकार का वचन देने पर यह क्षतिपूर्ति की संविदा है, और ऐसा वचन देने वाला क्षतिपूर्तिदाता, और जिसके संदर्भ में है वो क्षतिपूर्तिधारी। क्षतिपूर्ति की संविदा का सबसे महत्वपूर्ण जो केस है, प्रथम बात इंग्लिश लॉ का है, वो है एडम्सन वर्सेस जर्विस। जहां से इस कंसेप्ट की शुरुआत हुई है, आगे आगे विकास हुआ है, ये 1827 का केस है, एडम्सन वर्सेस जर्विस। अगर आप इसके फैक्ट को देखें तो इस बाद में वादी एक नीलाम करता थे। प्रतिवादी के कहने पर उन्होंने कुछ गायें नीलाम कर दी। बाद में यह पता चला कि गायें प्रतिवादी की नहीं थी बल्कि किसी और की थी, जिसने वादी पर मुकदमा चला करके पशुओं का दाम वसूल कर लिया। इस प्रकार वादी को जो क्षति हुई उसकी पूर्ति के लिए वह प्रतिवादी पर वाद लाया। अब मामला न्यायालय में चला गया तो निर्णित हुआ कि वादी ने यह कार्य प्रतिवादी की प्रार्थना पर किया था, इसलिए उसे यह मानने का अधिकार था कि यदि कार्य अवैध सिद्ध हुआ तो उसे होने वाले नुकसान के बदले में प्रतिकर प्राप्त होगा। ये एडम्सन बनाम जर्विस का फैक्ट था। और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी देखें तो वाजिब भी बनता है। जैसे हम अगर ये बात कह दें कि भाई ये मेरी एक सामान है, इसको आप बेच दीजिए, और मेरे कहने पे उस व्यक्ति ने बेच दिया और बाद में पता चला कि मेरा सामान तो था ही नहीं, तो जिसको उसने बेचा उसने तो वादी के खिलाफ सूट फाइल करके अपना कंपनसेशन ले लिया, तो क्या वादी मुझसे वो धन वसूल सकता है? उत्तर मिला हाँ, यही क्षतिपूर्ति की संविदा है, यही एडम्सन बनाम जर्विस के सिद्धांत का फैसला है। अगर हम इसको आगे देखें तो अब इसके आवश्यक तत्व की बात आती है। अगर 124 को देखें तो 124 को पढ़ने के बाद 2 बातें क्लियर होती हैं। एक पक्षकार की दूसरे पक्षकार के आचरण से हानि हुई हो, एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार के आचरण से हानि हुई हो, और दूसरा उक्त दूसरे पक्षकार से भिन्न व्यक्ति के आचरण के द्वारा भी प्रथम पक्षकार को हानि हुई हो। तो ऐसे दूसरे पक्षकार हानि से बचाने का वचन दिया हो। तो 2 बातें और हुई क्या
कि जो व्यक्ति उक्त हानि से बचाने की प्रतिज्ञा करता है वो क्षतिपूर्तिदाता, और जिसको क्षति से बचाने जाने की प्रतिज्ञा की गई है वो क्षतिपूर्तिधारी कहलाता है। अब यहाँ इसको समझने के लिए एक बात तो क्लियर हो गई कि व्यक्ति के आचरण से होने वाली हानि को बचाने की जो प्रतिज्ञा है वो क्षतिपूर्ति। अब इसमें क्षति क्या है, क्षति की प्रकृति क्या है, ये हमें समझना होगा, और आचरण द्वारा हानि में क्या शामिल है, ये दो बातें हमको समझनी होगी। तो सबसे पहले क्षति की बात कर लेते हैं। क्षति की बात कर लेते हैं। क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षति के से तात्पर्य, जो क्षति है से तात्पर्य ऐसी नुकसानी से है जो वचनदाता के, नंबर एक, वचनदाता के या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण द्वारा हुई हो, किंतु इसके अंतर्गत दुर्घटनाओं द्वारा होने वाली हानियां सम्मिलित नहीं है। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि इसमें व्यक्ति का आचरण होना आवश्यक है। अगर किसी दुर्घटना से कोई हानि हो गई तो इस संविदा में वो शामिल नहीं है। इसी को आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 124 धारा 124 के अंतर्गत जो क्षति से तात्पर्य है वो उस सारवान क्षति से है जिसका विधि के दृष्टि में कोई महत्व हो, अर्थात वह क्षति सारभूत होनी चाहिए, नंबर एक। क्षति का कुछ विधिक महत्व हो, नंबर दो। क्षति तुच्छ प्रकृति की ना हो, नंबर तीन। और मामूली या नाम मात्र की क्षति क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब रही बात आचरण द्वारा हानि, इसके संदर्भ में देखिए, क्षतिपूर्ति की संविदा मनुष्य के आचरण से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने की प्रतिज्ञा है। विधि भी कहती है, 124 भी स्पष्ट शब्दों में कह रही है कि यहाँ पे जो कुछ हानि होनी चाहिए वो व्यक्ति के आचरण से होनी चाहिए और उसी हानि को बचाने का वचन दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या है, आचरण द्वारा हानि होनी चाहिए। अब इसको अगर इंग्लिश लॉ के माध्यम से आप समझें तो इस इंग्लिश लॉ के अनुसार किसी मनुष्य के आचरण से होने वाली हानि की प्रतिज्ञा तो इसमें निहित ही है, अपितु इसके अंतर्गत अन्य तरीके से भी होने वाली हानि भी इसमें शामिल है। किंतु इंग्लिश लॉ में जीवन बीमा की संविदा को छोड़कर अन्य सभी बीमा की संविदाएं क्षतिपूर्ति की संविदा में आती है। एक कंपटीशन का भी सवाल है, अक्सर पूछा जाता है कि जीवन बीमा की संविदा क्षतिपूर्ति की संविदा है कि नहीं, ये पूछा जाता है। इसी बात को एक लीडिंग केस स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेज यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1997 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि क्षतिपूर्ति की संविदा के अंतर्गत मनुष्य के आचरण से होने वाली हानि की संविदा शामिल है। अब एक बात तो दोनों तथ्य क्लियर हो गए कि एक पक्षकार होता है, वो दूसरे पक्षकार के आचरण से होने वाली हानि को बचाने का वचन देता है, और ऐसा वचन देने वाला क्षतिपूर्तिदाता और जिसके लिए देता हो क्षतिपूर्तिधारी, और जो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाती है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण सवाल है कि फिर ऐसे दायित्व का आरंभ कब होता है, ऐसे दायित्व का आरंभ कब होता है, उसको समझने के लिए हमें इंग्लिश और इंडियन लॉ दोनों पे काम करना होगा। इंग्लिश लॉ का यह सिद्धांत था कि क्षतिपूर्तिधारी को जब वास्तव में क्षति हुई हो तभी वह क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता था। पहले क्षति फिर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू था। और आपको याद भी होगा हमारे टार्ट्स में दो प्रिंसिपल हैं, एक उबी जस इबी रिमेडियम, जहां अधिकार है वहीं उपचार है। पहले एक सिद्धांत इस रूप में था, जहां उपचार है वहीं अधिकार है। उसी बात के कह रहे हैं कि पहले सिद्धांत था कि पहले क्षति फिर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू था, किंतु वर्तमान समय में ये चेंज हो गया है और अब ये है कि जैसे ही क्षतिपूर्ति का दायित्व स्पष्ट हो जाए वैसे ही वो क्षतिपूर्तिदाता से क्षतिपूर्ति के धन की मांग कर सकता है। इस मामले में एक लीडिंग केस हुआ था, इनरी रिचर्डसन वर्सेस द गवर्नर्स ऑफ सेंट थॉमस हॉस्पिटल 1911 का। इस मामले में लॉर्ड जस्टिस बकले ने कहा कि क्षतिपूर्ति केवल क्षति हो जाने के बाद ही नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि
छठपूर्ति का तो यह सिद्धांत होना चाहिए कि क्षतिपूर्तिधारी को अपने पास से भुगतान ही ना करना पड़े। ये इस मामले में कहा गया। अब इसका अंतिम जो पॉइंट था, क्षतिपूर्तिधारी का अधिकार, धारा 125 की बात करें, इसमें 3 प्रकार के अधिकार शामिल हैं। नंबर 1, वह सब नुकसानी जितना कि क्षतिपूर्ति के वचन से संबंधित है, बाद में उसे प्रतिकर के रूप में देना पड़ा हो, ये उसका अधिकार है। यानी इस प्रकार से वो धन वसूल सकता है। कौन? क्षतिपूर्तिधारी क्षतिपूर्तिदाता की इच्छानुसार काम करते हुए 3 प्रकार से धन की वसूली कर सकता है। नंबर 1, वह सब नुकसानी जितना कि क्षतिपूर्ति के वचन से संबंधित बाद में प्रतिकर के रूप में उसे देना पड़ा हो। दूसरा, वह सब खर्चे जो क्षतिपूर्तिदाता की इच्छानुसार किए गए हैं। और तीसरा, वह सब धनराशियां जो उसने ऐसे किसी बाद के किसी समझौते के निबंधनों के अधीन किए हुए हैं। इस प्रकार से ये जो हमारा प्रश्न था, ये क्षतिपूर्ति की संविदा, ये कंप्लीट हुआ। इसका जो दूसरा पार्ट है प्रत्याभूत की संविदा, तो इसके साथ एक पॉइंट और जुड़ जाता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडेमिटी एंड गारंटी। अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो में वो प्रत्याभूत की संविदा का भी कंसेप्ट आएगा। तो जब क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रत्याभूत की संविदा दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपका उसका डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्षतिपूर्ति की संविदा को सॉल्व करने के लिए इन 4 पॉइंट पे अगर आप काम करेंगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू। ये वीडियो कैसे लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा।